हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लेके आऊँगा, उसी की शुरुआत के लिए आज हम यहाँ पे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हमारे को ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। टू एड्रेस ऑल दिस इश्यूज, मुझे ये लगता है आप लोगों ने मेरा लाइव वीडियो देखा होगा, या जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, और हम क्यों हमारे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं जो स्कूल हमको नहीं सिखाते हैं। तो वो सीखने के लिए आज से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बैंक है, कंपनी है, शेयर है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इसको धीरे धीरे से हम लाइफ में सीखते जाएंगे। मेरी हर एक इंडिविजुअल से, माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है, इवन 8th क्लास के बच्चे अगर हैं तो आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, सो दैट वो ये चीजें सीख सके, और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो एट दैट टाइम दे विल नॉट फेस एनी ट्रबल। ठीक है, तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं आज। आज से हम बहुत सारे टॉपिक सीखेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारे लाइफ में ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज बैंक से। ठीक है दोस्तों, तो बैंक जो है, बैंक है क्या? बैंक, व्हाट इज बैंक? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी, दोस्तों बैंक एक जो है फाइनेंशियल कंपनी है जिसको ये अधिकार मिला हुआ है। क्या अधिकार मिला हुआ है? वो पब्लिक से, मतलब आप लोगों से, हमसे, जनरल पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर सकती है एज अ डिपॉजिट के रूप में। डिपॉजिट के रूप में पैसे एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, बैंक जो है एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जिसको ये अधिकार मिला हुआ है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और प्रोवाइड लोन, लोन दे सकती है। किसको? एलिजिबल कस्टमर को। अब एलिजिबल कस्टमर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? देखो, बैंक में हम सभी लोग जाते हैं, अगर हम कोई भी आदमी चले जाएगा तो उसको लोन मिल जाएगा क्या? नहीं। तो बैंक एसेस करेगी, क्या मैं जिसको पैसा दे रहा हूं या दे रही हूं वहां से मेरा पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एनालिसिस करने के बाद जो कस्टमर को लोन मिलेगा वो बैंक के लिए क्या होगा? एलिजिबल कस्टमर। ठीक है, तो सिंपली आज हमने क्या जाना? बैंक। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि जिसको राइट्स मिला हुआ है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, जो कि लोन प्रोवाइड कर सकती है। और किसको लोन प्रोवाइड करती है? एलिजिबल कस्टमर्स को। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो बैंक है, ये बैंक को ये सारे अधिकार दिए किसने? ठीक है, बैंक को ये अधिकार दिया है आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, दुनिया में हर एक कंट्री में बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेशन अथॉरिटी होती है। या तो वो उस देश की गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या तो फिर सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है। और हमारे देश में जो ये एक्टिविटी करती है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया में बैंकों को रेगुलेट करती है। सिंपल है। आज दोस्तों हमने जाना बैंक क्या होता है और बैंकों को रेगुलेट कौन करता है। इसको आगे जाने से पहले थोड़ा बहुत हम बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, बैंकिंग हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम था। तो लोगों के पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो मैं फर्नीचर बनाऊंगा, लेकिन किसान के पास अगर मुझे अनाज लेने जाना है, उसको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत क्लैशेस होते थे चीजों को एक्सचेंज करने में। तो क्योंकि उसको फर्नीचर की जरूरत नहीं है,
और वो अनाज हर महीने उगाता है, हर साल उगाता है, तो वो अनाज तो मुझे डेली रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, उसको डेली फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से मनी जो है, पैसा जो है, ये चलन में आया। और बैंकिंग हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो जब अंग्रेज आए थे तो उनको एक्सचेंजेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और लोगों कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1770 में इंडिया में एजेंसी हाउस के थ्रू पहला बैंक बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक 1770 में बना था। उसके बाद 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना था। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1806 के बाद 1840 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था, जो कि ये सारे एक्टिविटीज हमारे देश में कर रहे थे। उसके बाद 1891 में पंजाब नेशनल बैंक बना था, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है दोस्तों, मैं जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूं आपको, शॉर्ट में हम हिस्ट्री को खत्म करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव, हमारे को हिस्ट्री का इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, जस्ट हमको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, उसके बाद 1891 के बाद 1921 में इंफीरियल बैंक, इंफीरियल बैंक था। ठीक है, इंफीरियल बैंक था 1921 में। उसके बाद 1943 में मद्रास बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, 1943 में बैंक ऑफ मद्रास फॉर्म हुआ। ठीक है, 1943 और 1921 के बीच में 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि अर्ली 90s में कई बैंक फेल हो रहे थे और लोगों का पैसा बैंकों के पास था और पैसा डूब रहा था, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। उस समय रिजर्व बैंक के पास इतने पावर नहीं थे, बट एज अ रेगुलेटर तो उसको बनाया, लेकिन उस समय उनके पास इतने पावर नहीं थे। और रिजर्व बैंक क्या करता था, बैंकों को जस्ट एक गाइडेंस प्रोवाइड करता था कि आपको ऐसी एक चीजें करनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो एक रेगुलेटर के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर रिजर्व बैंक वहां पे काम कर रहा था। फिर 1943 में बैंक ऑफ मद्रास बना आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद क्या हुआ दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था, जो कि रिजर्व बैंक को फुल पावर देता है इंडिया की सारी बैंक्स को कंट्रोल करने का और उनसे इंप्लीमेंट करवाना कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो कि गुड प्रैक्टिसेस है, जिससे जो आम पब्लिक का पैसा है वो सुरक्षित रहे, उस दिशा में सारी बैंकों ने काम करना चाहिए। ऐसे सारे अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में आजादी के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू मिल गए। बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम चलने लग गया और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम थी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे जो कि गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू करना चाहती थी और लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाहती थी। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बैंक जो थे ये अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से काम कर रहे थे। ठीक है, बैंक जो है थे ये अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से काम कर रहे थे। तो प्रॉफिट के हिसाब से काम करने के कारण गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को ये प्रमोट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण 1969 से लेके 1980 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1969 से लेके 1980 के बीच में गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज बैंक बना दिया। नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इनका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इस तरीके से जो गवर्नमेंट बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वो अस्तित्व में आए। तो दोस्तों ये था बैंकिंग के हिस्ट्री के बारे में।
हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, जस्ट फॉर अवर नॉलेज हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कौन कौन से बैंक है, किस किस टाइप के बैंक हैं, और आगे फिर उनकी सर्विसेज के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए, बिकॉज आई पर्सनली फील ये बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। बाद में हम अपने स्टार्टिंग फेस ऑफ करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।